नमस्कार, खेती हर पत्रिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एडवाइजर अरविंद मायराम के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पूरे देश में चर्चा के विषय बने हुए हैं। सीबीआई की इस रेड के पीछे कारण है करीब 10 साल पुराना 1688 करोड़ रुपए का कथित घोटाला, जिसके तार तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायराम से जुड़े हैं। खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल जिस ब्रिटिश कंपनी को अरविंद मायराम ने 3 साल का एक एक्सटेंशन दिया था, उसे पाकिस्तान के लिए नोट छापने और घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई करने के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आरोप है कि अरविंद मायराम ने सब कुछ जानते हुए भी उस कंपनी को 1688 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी किए। इसमें भी टेंडर प्रोसेस नहीं अपनाई गई। मीडिया की टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की। सीबीआई से जुड़े सूत्रों से बात की तो सामने आया कि इस कथित घोटाले का बैकग्राउंड वर्ष 2005 से शुरू होता है, जब पहली बार मायराम वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव। सीबीआई रेड की इनसाइड स्टोरी से पहले यह जानना जरूरी है कि गुरुवार को सीबीआई ने कौन से 3 सवालों के जवाब जानने के लिए अरविंद मायराम के घर छापा मारा था। पहला सवाल है, भारत में करेंसी छापने का मटेरियल सप्लाई करने वाली जिस ब्रिटिश कंपनी डेलार राव को 2011-12 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उसे 3 साल का एक्सटेंशन फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए अरविंद मायराम ने क्यों दिया। दूसरा सवाल यह है कि नोट मटेरियल की आपूर्ति का ठेका देने के लिए टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। तीसरा सवाल, तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से परमिशन क्यों नहीं ली गई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार रेड के पीछे की कहानी काफी पुरानी है। जब यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2005 में अरविंद मायराम वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। माना जा रहा है कि तब से ही वे डेलाराव कंपनी के अधिकारियों के संपर्क में आ गए थे। इसी बीच वर्ष 2006 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL बनाई गई। इसका संस्थापक प्रबंध निदेशक अरविंद मायराम को बनाया गया। कंपनी के मुख्य कामों में बैंक नोट छापना शामिल है। उस समय कंपनी में नियुक्तियों को लेकर भी विवाद उठा था। आरोप लगाए गए थे कि नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC से मंजूरी नहीं ली गई और काम शुरू कर दिया गया। सरकार सुरक्षा और नकली नोट के चलन को रोकने के लिए करेंसी के समय समय पर परिवर्तन करती रही, लेकिन डेलाराव समझौते के तहत करेंसी के लिए कागज, धातुई धागा, इंटेंग्लियो स्याही आदि आपूर्ति कर रही थी। मायराम करीब 3 साल वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। इसके बाद उनका तबादला हो गया। बताया जाता है कि इस दौरान अरविंद मायराम सहित कुछ अफसरों ने डेलाराव कंपनी के अधिकारियों से अच्छा मिलना जुलना शुरू किया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरबीआई का डेलाराव कंपनी के साथ वर्ष 2004 में समझौता हुआ था कि कंपनी इंडियन करेंसी के लिए एक्सक्लूसिव फीचर वाला मटेरियल सप्लाई करेगी। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि उसने भारतीय नोट के रंग व थ्रेड आदि का उत्पादन के लिए पेटेंट लिया हुआ है, जबकि कंपनी ने उस समय पेटेंट के लिए केवल आवेदन ही किया था। बाद में पता चला कि कंपनी को संबंधित सामग्री के उत्पादन का पेटेंट नहीं मिला है। वहीं वर्ष 2010-11 में सप्लाई में तय गुणवत्ता नहीं पाई गई। उसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अगस्त वर्ष 2012 में मायराम को सचिव के पद पर फिर वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली। मायराम और पावरफुल बनकर लौटे थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि मायराम को पता था कि कंपनी से समझौता समाप्त हो गया है और कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, फिर भी मायराम अवैध रूप से कंपनी को एक्सटेंशन देते चले गए और करेंसी मटेरियल का आयात जारी रखा। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से भी इसकी मंजूरी नहीं ली। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार बनी और डेलाराव कंपनी का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। इसके बाद डेलाराव कंपनी से आपूर्ति रोक दी गई। नए सिरे से टेंडर किया तो वर्ष 2015 में वर्ष 2005 के मुकाबले उससे भी कम कीमत पर, लगभग आधी कीमत पर करेंसी मटेरियल की आपूर्ति होने लगी। एनडीए सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मायराम के आचरण की जांच सीवीसी को सौंपी थी। सीवीसी ने वित्त मंत्रालय से संबंधित फाइलें मंगवाई और उनका अध्ययन किया गया। सीवीसी ने मामले में गड़बड़ी पाई, जिसके बाद मायराम को नोटिस भेजे गए। अब यह जांच सीबीआई कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों में मायराम की गिनती होती है।
यूपीए सरकार के समय वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के करीबी माने जाते थे। पिछले दिनों अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये शामिल हुए थे। गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम का परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है। अरविंद मायाराम की मां इंदिरा मायाराम 1998 से 2002 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली सरकार में मंत्री रही थी। वे सांगानेर के कांग्रेस की विधायक थी। यूके की डेलाराउ कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक नोट उत्पादक कंपनियों में से एक है। कंपनी का दावा है कि वह चीन, केन्या, श्रीलंका, माल्टा सहित 140 देशों को बैंक नोट उत्पादन में सहयोग करती है और हाई सिक्योरिटी मटेरियल उपलब्ध करवाती है। कंपनी का दावा है कि डेबडेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोट उसी के अनुबंध के अनुसार छापे जा रहे हैं। कंपनी हर साल 7 बिलियन से भी ज्यादा यूनिक नोट छापती है। कंपनी का दावा है कि वह भारत से 1876 के समय से जुड़ी है। डेलाराउ कंपनी ने वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बैंक नोट पेपर मिल निर्माण में मदद की थी। कंपनी की स्थापना सन 1821 में थॉमस डे ला रूए ने की थी। कंपनी पर पाकिस्तानी करेंसी छापने और उसको भी वही मटेरियल उपलब्ध करवाने के आरोप लगे हैं जो वह भारत को कर रही थी, लेकिन कंपनी इन सभी आरोपों को हमेशा से नकारती रही है। कंपनी का दावा है कि उसने पाकिस्तान को कभी कोई करेंसी मटेरियल सप्लाई नहीं किया। हालांकि कंपनी यह भी दावा करती है कि उसे भारत में कभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। करेंसी छापने का मटेरियल देश की सुरक्षा से जुड़ा होगा, इसीलिए भारत जिस स्टैंडर्ड का मटेरियल, कागज, थ्रेड या कलर सप्लाई करने का ठेका कंपनी को देता है, उससे यह मुख्य शर्त होती है कि वह दुश्मन देश को वैसा मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इससे नकली करेंसी छापने का खतरा रहता है। जैसे पाकिस्तान हमेशा भारत में नकली करेंसी खपाने की फिराक में रहता है। इससे डर रहता है कि कहीं नकली नोट खपाकर कोई भी दुश्मन देश उसका इस्तेमाल आतंकवाद जैसी एक्टिविटी में नहीं कर पाए। इसलिए शर्त रखी जाती है कि भारत के स्टैंडर्ड का करेंसी मटेरियल पाकिस्तान नहीं आपूर्ति किया जाए। यह भी देखा जाता है कि कंपनी का मटेरियल यूनिक है या नहीं। कंपनी ने संबंधित माल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पेटेंट करवाया है कि नहीं। वहीं आरबीआई अपनी ओर से तय किए गए सख्त मानकों, स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए नोट छापने की सरकार से स्वीकृति लेता है। सरकार को नोट छापने के आदेश देने से पहले आरबीआई से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तमाम ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।